Welcome students. Today I am going to discuss about blood coagulation, that is also known as blood clotting. Okay. Now introduction about blood clotting. Blood is a necessary component of the human body and the loss of this fluid may be life threatening. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ ब्लड देखा था, जिसमें आपने ये देखा कि सारे इम्पॉर्टेंट ब्लड सेल्स और प्लाज्मा, जिसमें कि सारी न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हार्मोन्स, विटामिन्स, एंजाइम्स एंड सम वेस्ट प्रोडक्ट सभी ब्लड में प्रेजेंट है। तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि ब्लड जो है प्रॉपरली ब्लड वेसल्स में फ्लो करता रहे। अगर कोई स्मॉल इंजरी भी होगी तो ब्लड जो है बाहर ऊज आउट होता है, और मेजर इंजरी के थ्रू जो है जब ब्लड लॉस ज़्यादा होता है तो लाइफ थ्रेटनिंग हुआ। ओके, सो द ह्यूमन बॉडी प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉस ऑफ ब्लड थ्रू द क्लॉटिंग मैकेनिज्म। तो इस ब्लड के लॉस होने को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी में एक क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो है वो काम करती है, जो कि प्रोटेक्ट करती है ब्लड लॉस को। तो ये कैसे होता है? ये बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जो क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होगी। सिंपली हम ये पूछ सकते हैं, या क्वेश्चन राइज हो सकता है कि ब्लड वेसल्स में ब्लड क्यों नहीं क्लॉट होता। मेजर इसका जो रीज़न है दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ एंटी कोआगुलेंट नोन एज हेपेरिन। तो ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है क्योंकि हेपेरिन प्रेजेंट होती है। ओके, अब ब्लड क्लॉटिंग, जैसे ही कोई इंजरी होगी तो ब्लड वेसल्स या टिश्यू, जब इंजरी की वजह से ब्लड बाहर आता है तो क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगी जो ये हमारी क्लॉटिंग होगी, और वो ब्लड फ्लो को बाहर आने से रोका जा सकता है, चेक किया जा सकता है। ओके, वैस्कुलर मैकेनिज्म, प्लेटलेट्स, coagulation factors, prostaglandins, enzymes and proteins are the contributor to the clotting mechanism, which act together to form clots and stop loss of blood. ये डिफरेंट थिंग्स जो है हमारी वैस्कुलर मैकेनिज्म, वेसल्स में क्या चेंजेस आते हैं, प्लेटलेट्स, कोआगुलेशन फैक्टर्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स, दीज आर ऑल कंट्रीब्यूटर्स। ये हमारे जो है इन्वॉल्व होते हैं ब्लड कोआगुलेशन में। ओके, थ्रू वैसोकंस्ट्रिक्शन, वैसोकंस्ट्रिक्शन समझ रहे हैं, जब वेसल्स की जो डायमीटर है वो कम हो रही हो तो ये कंस्ट्रिक्शन होगा। ओके, वैसोकंस्ट्रिक्शन। एडहेशन, जब कोई फॉर एग्जांपल प्लेटलेट्स एडहेयर कर रहा हो, चिपक रहा हो। एक्टिवेशन, फैक्टर्स का एक्टिवेशन होगा। एग्रीगेशंस, कुछ एक प्लेस पे कई चीज़ें इकट्ठा होंगी। द कंट्रीब्यूटर फॉर्म्स ए ट्रांजिएंट प्लग टू एक्ट एज ए कॉर्क टू लीकिंग ब्लड फ्लो। एक्चुअली ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो मेजर क्या करती है, अगर कोई इंजरी स्मॉल है तो हमारी ब्लड फ्लो कर रहा हो, तो स्मॉल इंजरी अगर है तो वहाँ पे एक ब्लड फ्लो में प्लग बना देती हैं। तो कैसे बनता है, एक वैसोकंस्ट्रिक्शन हो गया जिसमें नैरो हो गई ब्लड वेसल, कुछ टिश्यू सेल्स अडहेयर कर गई, कुछ फैक्टर्स एक्टिवेट किए, एग्रीगेशन हुआ, और ये सारी चीज़ें मिलके यहाँ हमारा एक छोटा सा प्लग बना देंगे, जिससे कि वो प्लग जो है ब्लड फ्लो को चेक कर लेता है, तो वो ब्लड का बाहर लॉस होने से रुक जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज़ ब्लड कोआगुलेशन? एक्चुअल में जो फिजियोलॉजी है, जो प्रोसेस है वो क्या है, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ द ब्लड कोआगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग? एक्चुअली blood coagulation is the process by which soluble fibrinogen converted into insoluble fibrin, which require many different proteins. Actually प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन जो है वो लीवर से प्रोड्यूस होती है और हमारी ब्लड में प्रेजेंट होती है। जब हमने ब्लड कंपोजिशन पढ़ा तो उसमें देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन।
फाइब्रिनोजन है काइंड ऑफ प्रोटीन जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होगी। तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर है फाइब्रिनोजन, जो कि सॉल्युबल है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा। ठीक है। सो प्लाज्मा प्रोटीन प्रोड्यूस बाय लीवर, तो लीवर जो है एक प्रोटीन प्रोड्यूस करेगी, दैट इज कॉल्ड फाइब्रिनोजन, एंड फाइब्रिनोजन इज द सॉल्युबल। ये सॉल्युबल प्रोटीन जो है इनसॉल्युबल फाइबर्स में कन्वर्ट होती है, और इस कन्वर्जन में नंबर ऑफ फैक्टर्स यूज होते हैं। ओके, तो एक तरह से हम ये देखें कि जो कोआगुलेशन है वो प्लाज्मा की प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैकेनिज्म में भी हम देखेंगे। तो कोआगुलेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा। इसमें ना आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स की इन्वॉल्वमेंट इस तरह से नहीं है, खुद प्लाज्मा जो है कोआगुलेट हो सकता है। प्लाज्मा एलोन कैन कोआगुलेट, दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। इट मीन्स कोआगुलेशन डज नॉट रिक्वायर मैंडेटरी प्लेटलेट्स, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। ओके, तो इस तरह से कोआगुलेशन की जो ब्लड की कोआगुलेट करने की प्रॉपर्टी है ड्यू टू द प्लाज्मा। ठीक है, ये बात इम्पॉर्टेंट है, समझने की है कि जो है ब्लड कोआगुलेट जो करता है ड्यू टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। तो ये सिर्फ अगर प्लाज्मा प्रेजेंट है, उनमें कोई भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ना भी हो तो भी ब्लड कोआगुलेशन पॉसिबल होगा, बिकॉज देयर इज अ नंबर ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द कोआगुलेशन। ओके, सो फैक्टर्स आर डेजिग्नेटेड बाय रोमन। एक्चुअली यहाँ जो हमने कहा ना ये कि विच रिक्वायर मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स आर फैक्टर्स। तो ये जो फैक्टर्स हैं इनको हम एक अलग से इसको जो है नेम दिया जाता है, सीक्वेंस नंबरिंग दी जाती है, रोमन न्यूमेरल्स में कहते हैं। ओके, तो उसको हम फैक्टर 1, 2, 3, 4 ये इस तरह से नेम नॉमेनक्लेचर शो किया जाता है। अब इस डायग्राम में देखिए, इन दिस डायग्राम ये सिंपल एक ब्रोकन रप्चर्ड ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ब्रोकन ब्लड वेसल्स जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आपको ये देख सकते हैं, ये मेनली आरबीसी दिख रही है और प्लेटलेट्स दिख रहे हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी बहुत छोटी होगी तो वो इस डायग्राम में नहीं विजिबल है। और इस कंडीशन जैसे ही कोई टिश्यू इंजरी हुआ, ये ब्लड वेसल्स में रप्चर हुआ, वैसे ही क्या होगा, इसकी जो रप्चर्ड एंड है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे एक प्लग फॉर्म हो जाता है, क्लॉट फॉर्म हो जाता है, जिसको रेड थ्रोम्बस कहते हैं। तो रेड कलर ये दिख रहा है थ्रोम्बस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आरबीसी। आरबीसी एक फाइब्रिन आपको बन रहा होगा, ये आप देखिए यहाँ पे एक नेटवर्क सा, तो वो हमारी फाइब्रिन है। तो फाइब्रिनोजन का कन्वर्जन हो गया फाइब्रिन में। अब ये हमारी जो प्रोटीन्स हैं जो प्लाज्मा में ऑलरेडी प्रेजेंट है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हुई। तो अब कैसे हुई ये हमें देखना होगा। ओके, तो ये हमारा एक थ्रोम्बस है और यहाँ पे कुछ एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स भी इन्वॉल्व हैं। अब उन फैक्टर्स के बारे में हम देखते हैं। इन 1954 an international commission on blood coagulation suggested a system of nomenclature of blood coagulation factor which are designated by Roman numerals according to the recommendation of commission। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे फैक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 13 फैक्टर्स जो हैं आपको दिख रहे होंगे। सो इनका जो नंबरिंग है ये रोमन नंबर से डेजिग्नेट किए गए और इनकी नंबरिंग उनकी डिस्कवरी पे डिपेंड करती है। दीज फैक्टर्स आर फर्स्ट डील्ड विथ इन न्यूमरल ऑर्डर विच इंडिकेट्स द हिस्टोरिकल सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी। वो डिस्कवरी के अकॉर्डिंग उनकी नंबरिंग पड़ी, ना कि उनके प्रोसेस स्टेप्स में कि वो कैसे कैसे इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन जो दिया गया उसके जैसे जैसे डिस्कवर, इसका मतलब फैक्टर फर्स्ट जो है वो पहले डिस्कवर किया गया, फैक्टर 2 देन उसके बाद थर्ड, 3, 4, 5, इस तरह से वो जैसे जैसे डिस्कवर किए गए वैसे वैसे उसके नॉमेनक्लेचर हो गए। ओके, आप देख सकते हैं फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है हमने अभी बताया कि वो ब्लड में प्रेजेंट होगी, प्लाज्मा में,
और वो इन्वॉल्व होती है कोagulation में। प्रोथ्रोम्बिन ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम्स है। आयनिक कैल्शियम हमारा फोर्थ फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। लेबाइल फैक्टर जो कि हमारा इन्वॉल्व होगा थर्ड फाइब्रिन फॉर्मेशन में। एक्सेलरीन जो एक्सेलरेट करता है। स्टेबल फैक्टर जो फाइब्रिन को स्टेबल फॉर्म करेगा। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपने पढ़ा है इन केस ऑफ हीमोफीलिया। इन केस ऑफ हीमोफीलिया आपने जेनेटिक्स में पढ़ा है डिसऑर्डर हीमोफीलिया रॉयल डिजीज जो दैट इज कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ फैक्टर 8। फैक्टर 8 ये जो एब्सेंट होगा तो हीमोफीलिया कॉज होती है, जिसमें ब्लीडर डिजीज भी कहते हैं। ओके, तो ये हीमोफीलिया फैक्टर 8 जो है रिसेसिव ट्रेट की वजह से फैक्टर 8 जो है वो एब्सेंट होगा, और ऐसे केस में जो है फैक्टर 8 की एब्सेंस की वजह से वो हमारा कोagulation जो है इफेक्टेड होगा। ओके, क्रिसमस फैक्टर ये फैक्टर 9, 10 स्टुअर्ट फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन 11 फैक्टर, 12 is known as Hedgeman factor and 13 is the fibrin stabilizing factor। लास्ट ये यूज़ होता है। तो ये 13 फैक्टर्स दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ये इन्वॉल्व होते हैं। ओके, बट इनका हम सिक्वेंशियल यूज़ नहीं देखेंगे। कुछ फैक्टर्स आपको मैकेनिज्म में दिखेंगे और कुछ नहीं भी दिखेंगे। ओके, नाउ दिस डायग्राम शोज द मैकेनिज्म ऑफ कोagulation, अ कोagulation पाथवे। आप देखिए यहाँ हम देख रहे हैं तो देयर आर इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्चुअली जब हम कोagulation को देखेंगे तो ये हमारा पाथवे जो है वो हम कह सकते हैं कि बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन। इंट्रिंसिक जैसा नेम है वो हम कह सकते हैं कि जब इंटरनल एक इंजरी हो रही हो वो इनिशिएट करता हो, और जब एक्सटर्नल इंजरी हो रही हो वहाँ से जब इनिशिएट हो रहा हो कोagulation तो हमें एक्सट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं पाथवे। ठीक है, तो हम यहाँ इंट्रिंसिक पाथवे को देखें। दिस इज द इंट्रिंसिक पाथवे इनिशिएटेड बाय इंजरी इन द वैस्कुलर एंडोथीलियम। जो वैस्कुलर एंडोथीलियम जो सेल्स है वेसल्स की, उसकी एंडोथीलियम में अगर कोई इंजरी हुई तब जो है ये पाथवे हमारा स्टार्ट होगा। ओके, दिस इज स्लोअर एंड मोर इम्पॉर्टेंट। एक्चुअली हम कह सकते हैं कि जब ये कैसे ट्रिगर होगा, दिस टाइप ऑफ क्लॉटिंग इज ट्रिगर व्हेन ब्लड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द रफ सरफेसेस। एक्चुअली नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि निगेटिवली चार्ज जो एंडोथीलियम है वो ब्लड वेसल का वो रिपेल करता है निगेटिवली चार्ज मेम्ब्रेन ऑफ प्लेटलेट्स। एक्चुअली दोनों की मेम्ब्रेन जो है नेगेटिवली चार्ज होती हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में एंडोथीलियम की जो वॉल होगी, जो एंडोथीलियम सेल्स होंगी वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं। वो प्लेटलेट्स जो कि ऑलरेडी उसकी मेम्ब्रेन जो है वो मेम्ब्रेनस है और वो भी नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव को रिपेल करता है। दस प्लेटलेट डू नॉट एडहेयर टू द एंडोथीलियम ब्लड वेसल। तो दोनों ही जब रिपेल हो जाते हैं तो प्लेटलेट्स एडहेयर नहीं होता है। बट इन द डैमेज्ड ब्लड वेसल, जब कोई ब्लड वेसल डैमेज होगी वैसी कंडीशन में इन द डैमेज्ड ब्लड वेसल द रफ सरफेसेस लूजेस इट्स नेगेटिवली चार्ज एंडोथीलियम। तो जैसे ही इंजरी होगी तो जो एंडोथीलियम की जो सेल्स होंगी, एंडोथीलियम है उसकी नेगेटिविटी जो है वो लॉस हो जाती है। दस द प्लेटलेट्स एडहेयर टू द रप्चर्ड एरिया। तो ऐसी कंडीशन में जब नेगेटिविटी जो है नेगेटिवली चार्ज कंडीशन उसकी जो है लॉस हो गई तो प्लेटलेट्स एडहेयर करेगा, और ऐसी कंडीशन में क्लम्पी होंगी। द क्लम्प्ड प्लेटलेट रिलीज प्लेटलेट्स कोagulation फैक्टर इन द प्लाज्मा। तब ये फैक्टर्स रिलीज होते हैं। ओके, अब यहाँ ये डायग्राम शो कर रहा है कि अब फैक्टर, ये आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे कुछ फैक्टर्स आपको मिल रहे हैं। फैक्टर 12 कन्वर्टेड इनटू ए जो डिनोट कर रहा है वो एक्टिवेशन कर रहा है। इसका मतलब फैक्टर 12 जो है यहाँ इनएक्टिव है और यहाँ पे एक्टिव हो रहा है। ओके,
फिर ये इनएक्टिव है और ये एक्टिव हो रहा है, ये इनएक्टिव है, ये एक्टिव। जहाँ भी ए लिखा है इसका मतलब वो एक्टिवेटेड फॉर्म है विदाउट ए इनएक्टिव कंडीशन। ओके, तो ये शॉर्ट में आपको हम देख रहे हैं। फिर एक एक डायग्राम को लेते हैं। ये देखिए, ये जो है हमारा यहाँ इनएक्टिव एक्टिव में कन्वर्ट हो रहा है और उस एक्टिव कंडीशन को फैक्टर 12A जो है एक्टिवेट कर रहा है इस स्टेप को। ठीक है, फिर फैक्टर 11 एक्टिवेट होते हुए अब इसको एक्टिवेट कर रहा है, 9 को एक्टिव 9 फैक्टर। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा ये, तो हम एक कॉमन पाथवे पे आते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। जब कोई टिश्यू इंजरी होती है, एक्सटर्नल इंजरी होती है, तब फैक्टर 3 और फैक्टर 4 जो है मिलके हमारे एक कॉमन पाथवे में आते हैं। तो ये एक्सट्रिंसिक हो गया और ये इंट्रिंसिक हो गया। ओके, एंड हियर इज़ अ कॉमन पाथवे जिसमें कि हमारा फैक्टर 10 और एक्टिवेटेड कंडीशन में आ गया। ओके, तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल में नेक्स्ट डायग्राम से देखेंगे। नाउ इन दिस डायग्राम, इंट्रिंसिक पाथवे इन सेपरेट way. The intrinsic pathway where the factor 12 and their proteins form a complex on injured endothelium. Okay, तो ये हमारा जो है 12 जो है एक्टिवेट हो गया 12A में। अब 12A ने एक्टिवेट किया 11 को, 11A फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स फॉर्म द 8th 9th एंड 10th, सॉरी 11 एंड 8th 11th एंड 10। तो ये हमारा एक्टिवेटेड 10 फॉर्म हुआ। ठीक, कैसे हुआ आप देख सकते हो, जब ये ट्रॉमा कंडीशन है या कांटेक्ट विद द कोलेजन और सब एंडोथीलियम और फॉस्फोलिपिड, ये सारी जो प्रेजेंस होगी, ये आपका एक प्री कैलिक्रीन और हाई मॉलिकुलर आपका काइनिनोजन इन्वॉल्व होगा। देयर इज अ 2 सब्सटेंसेस in the presence of these 2, factor 12 converted into active condition. Okay, factor 12 activated by the presence of prekallikrein and HK is the high molecular weight kininogen. Okay, अब ये जो एक्टिव फैक्टर 12 है उसकी प्रेजेंस में हमारा फैक्टर 9 जो है, फैक्टर 9 एक्टिवेटेड कंडीशन में चल, तो कैल्शियम आयन एंड एक्टिव फैक्टर 12 इज़ रिक्वायर्ड। ओके, तो ये हमारा एक्टिवेशन हो गया फैक्टर 9 का। ठीक, अब फैक्टर 9 जो है वो एक्टिवेट करेगा हमारे फैक्टर 10 को। ठीक है, ये हमारा कॉमन पाथवे जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हम इंट्रिंसिक पाथवे से आएंगे, फिर इधर से हम एक्सट्रिंसिक पाथवे से भी आएंगे। तो अब ये देखिए, यहाँ पे हमें मिल गया कि फैक्टर 9, that is activated form of 9, activate the factor 10 into 10A। तो यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, हमें कैल्शियम आयन की भी रिक्वायरमेंट है और फैक्टर 8 भी रिक्वायर्ड है, एक्टिव फैक्टर 8। ओके, तो ये हमें आपको ये कन्वर्ट मिला, एक कॉमन पाथवे में आया। और फिर ये थ्रोम्बिन जो है हमें फैक्टर 8 को ये यूज़ कन्वर्ट करेगा। ठीक है, थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फैक्टर 8 चेंजेस इनटू फैक्टर एक्टिवेटेड फैक्टर 8। ओके, नाउ एक्सट्रिंसिक फैक्टर। अब आप देखिए एक्सट्रिंसिक पाथवे वेयर देयर इज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिटवीन टिश्यू फैक्टर 3rd और थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहेंगे उसको, एंड फैक्टर 7। ठीक है, सो activated factor 7A forms which stimulate factor 10 and alternately factor 7A activates factor 9 and 10। ठीक है, इसको हमने डायग्राम से देखिए। हियर ये देखिए, टिश्यू इंजरी, ब्रेक इन ब्लड वेसल वॉल, रिलीज टिश्यू फैक्टर 3rd and this tissue factor 3rd convert the factor 7 into active form। ओके, और टिश्यू फैक्टर ऑल्सो प्रेजेंट। ये हमारा कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट भी होगी, दैट एक्टिवेट्स द कॉमन पाथवे। ठीक है, अब ये हमारा कॉमन पाथवे को कनेक्ट किया। नाउ कॉमन पाथवे जिसमें हम देख रहे हैं कि एक्टिवेटेड
फॉर्म ऑफ द फैक्टर 10, ये आप देखिए, ये फैक्टर 10 कन्वर्ट द प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। अब जो मेन हमारी इम्पोर्टेंस है वो प्रोथ्रोम्बिन, जो कि एक हमारा प्रोटीन है और फैक्टर 2 कहते हैं इसको। तो प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन। ओके, थ्रोम्बिन की फॉर्मेशन मस्ट है, क्योंकि थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में हमारा फाइब्रिनोजन जो है वो इनसॉल्युबल प्रोटीन फाइब्रिनोजन कन्वर्ट करता है इनसॉल्युबल फाइब्रिन में। ओके, तो अब ये जो है कन्वर्जन थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 5 कैल्शियम एंड फॉस्फोलिपिड। तो प्लेटलेट के सरफेस पे ये सारी चीज़ें कन्वर्जन होगी। ठीक है, तो थ्रोम्बिन converts fibrinogen into fibrin, is polymerized into the stable। ये एरोज, नंबर ऑफ एरोज शो कर रहा है कि वो पॉलीमराइजेशन, पहले मोनोमर फॉर्म होगा, उसके बाद जो है वो पॉलीमर फॉर्म होगा और फिर स्टेबल क्लॉट्स बनेंगे। थ्रोम्बिन ऑल्सो एक्टिवेट्स फैक्टर 13 टू स्टिमुलेट प्लेटलेट्स एग्रीगेशन एंड फाइब्रिन पॉलीमराइजेशन। ओके, फैक्टर 13 को भी ये एक्टिवेट करता है। एंड प्रोथ्रोम्बिन इज विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर। अगर विटामिन की डेफिशिएंसी होगी तो हमारा ये कॉमन पाथवे जो है इफेक्टेड होगा। ओके, हम इसको नेक्स्ट डायग्राम से देखते हैं। चलिए देखिए इस कॉमन पाथवे को थोड़ा, यहाँ देखिए हम दोनों ही पाथवे से इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे से एक कॉमन स्टेप पे आ गया, जिसमें कि कैल्शियम की प्रेजेंस में ये हमारा फैक्टर 10 जो है वो एक्टिवेट किया। ओके, एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ द फैक्टर 10 एक्टिवेट द फैक्टर 5। ये जो है हमारा एक्टिवेटेड कंडीशन है। ओके, नाउ दिस एक्टिव फैक्टर 5 एंड कैल्शियम आयन इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। ओके, तो ये प्रोथ्रोम्बिन जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन है जो प्लाज्मा प्रेजेंट होती है, लीवर से फॉर्म होता है, और ये जो कन्वर्ट होगा थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। नाउ दिस थ्रोम्बिन कन्वर्ट फाइब्रिनोजन, ये भी हमारी प्लाज्मा प्रोटीन है मेनली, और जो सॉल्युबल है, अब इसको कन्वर्ट करना है इनसॉल्युबल फॉर्म में, फाइबर फॉर्म में। तो थ्रोम्बिन कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में ये फाइब्रिनोजन को एक सॉल्युबल फाइब्रिन मोनोमर्स फॉर्म करेगा एंड देन उसके बाद स्टेबल फाइब्रिन फॉर्म करेगा और पोलीमराइज। तो फैक्टर 13 इन्वॉल्व होता है, तो थ्रोम्बिन ऑल्सो इन्वॉल्व इन द एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 13। तो ये 13A फॉर्म हुआ कैसे? बाय द थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन ने इसको एक्टिवेट किया और 13 जो फैक्टर है वो इसको स्टेबलाइज करता है पॉलीमर में। ठीक है, तो एक क्लॉट हमें जो मिल गई वो फाइब्रिन की, वो एक स्टेबल फॉर्म होगा, इनसॉल्युबल फॉर्म होगा। ओके, तो इस तरह से हमारा कॉमन पाथवे रन किया। हम चाहे इंट्रिंसिक पाथवे से चलें या एक्सट्रिंसिक पाथवे से चलें, लास्ट में हमें इस स्टेप से ही क्रॉस करना पड़ेगा जो कि हमारा कॉमन पाथवे है। ओके, ना आप कह सकते हैं कि हम इसको अगर देखें तो एक ब्लड क्या है समझना होगा हमें कि ब्लड क्या है। ब्लड हमने देखा कि एक प्लाज्मा प्लस कार्पसस, ठीक है, सेल्स जो हमारी थी WBC, RBCs एंड प्लेटलेट्स, सेल्स, कार्पसस, ये हमारा ब्लड है। फिर प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा हमारा फ्लूइड है, तो अगर सेल्स को हटा दें तो सिर्फ प्लाज्मा बचेगा। ठीक है, अब आती है बात कि सीरम क्या है। व्हाट इज सीरम? एक टर्म सीरम आता है जब हम क्लॉट देखते हैं, जब भी कोई अगर ब्लड कहीं वेसल से बाहर आया तो अगर क्लॉटिंग देखा जाए या हम जब रोटेट कर दें, किसी ट्यूब में रख दें ब्लड को, तो हम यही देखते हैं कि एक जो फ्लूइड मिलती है तो वो चारों तरफ एक येलोइश फ्लूइड मिलती है जिसको हम सीरम कहेंगे। तो प्लाज्मा जिसमें वो सारे कंटेंट प्रेजेंट हैं, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स भी है और सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। बट सीरम क्या है? वो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। प्लाज्मा से हम सारे क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दें
तो वो हमें सीरम मिलेगा। ठीक है ना। तो अब पहले हमने बताया कि प्रॉपर्टी ऑफ कोagulation प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा खुद कोagulate कर सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। देयर आर 13 फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द कोagulation। ठीक है। तो जब प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर निकल गया, कोagulation में वो यूज़ हो गया, फाइब्रिन एक स्टेबल फाइब्रिन बन गई, तो जो रिजल्टेंट फ्लूइड होगी उसको हम सीरम कहते हैं। ठीक है। तो ब्लड दैट इज प्लाज्मा प्लस सेल्स, प्लाज्मा विदाउट स्कार्फ सेल्स जिसमें WBC भी नहीं होगा, RBC भी नहीं होगा और प्लेटलेट्स भी नहीं होंगे। और सीरम क्या है, जो क्लॉटिंग होगी जिसमें प्लाज्मा क्लॉट करता है, तो प्लाज्मा से सारे क्लॉटिंग फैक्टर यूज़ हो गए, तो रिमेनिंग फ्लूइड जो होगी वो सीरम होगी। ओके। तो इस तरह से हमारा जो है ये एक क्लॉटिंग में हमें कॉमन पाथवे मिला, चाहे हम इंट्रिंसिक वे से आए चाहे एक्सट्रिंसिक पाथवे से आए, हमें लास्ट में जो है वो एक कॉमन पाथवेज में गुजरना होगा जिसमें कि प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन भी कन्वर्ट होगा। और थ्रोम्बिन ही इम्पॉर्टेंट है, जो फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है उसको सॉल्युबल फाइब्रिनोजन को इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स।